सुप्रभात बच्चों आज हम 8वीं कक्षा की भारत की खोज पुस्तक के अध्याय नंबर 2 तलाश का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी जो मुख्य बातें आएंगी पेंसिल के साथ उसे अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 2 तलाश किसने लिखा है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। भारत की खोज जो पुस्तक है उनकी एक उन्हीं का हिस्सा है ये। तो उसी का अध्याय है पाठ नंबर 2 तलाश। तो ध्यान दीजिए सब बच्चे। तलाश भारत के अतीत की झांकी। अतीत क्या होता है बच्चों? जो बीत चुका है, भूतकाल, पुराने समय की झांकी, मतलब जो हमारा देश पहले कैसा था, इसके अंदर कैसे रीति रिवाज थे, क्या था, वो सब अनुभव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें लिखे हैं। ये काफी लंबा अध्याय है। इनको 2 या 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आज हम कर रहे हैं, तो कृपया ध्यान दीजिए। भारत के अतीत की झांकी। ध्यान दीजिए सब। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था। मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस प्रकार से बैठता है? तो क्या कहा है बच्चों इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हमारा देश कैसा था, यहाँ पे इतनी विशाल जनसंख्या है और इसका विश्व के साथ तालमेल कैसा है, विश्व में इसका कौन सा स्थान है, विश्व में अपना महत्व कितना रखते हैं। ये सब बातें इस अध्याय में अब तक बोली गई हैं। आखिर यह भारत है क्या? क्या इसने अपनी पुरानी शक्ति को खो दिया है? क्या इसमें पहले ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है? ये सब प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने आप से कर रहे हैं और वो देखते हैं अब आगे इसके बारे में क्या बता रहे हैं। भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि वैसे तो भारत मेरी नस नस में बसा हुआ है, लेकिन मैंने इसे एक बाहरी आलोचक, मतलब जो बाहर का व्यक्ति होता है और वो दूसरों में क्या क्या कमियां देखता है, उसी दृष्टि से मैं भारत को देख रहा हूँ ये पुस्तक लिखते हुए। भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत को, बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। तो क्या कहने का भाव ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये कह रहे हैं कि मैं विदेशों में रहा और अपने देश में भी रहा बचपन में। मुझे पता है कि पहले भारत कैसा था और कौन सी बातें अच्छी नहीं थी और कौन सी बातें यहाँ पे अच्छी थी।
वो सब मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, क्योंकि मैं यहीं का हूँ। मेरे खून में, मेरे नस नस में भारत बसा है और मैं यहाँ की सब बातों से वाकिफ हूँ। तो आगे देखिए क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए अपनी पुस्तक में। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा हो, मतलब विदेशियों ने देखा हो। पश्चिमी मित्र मतलब जो विदेशी होते हैं उनको पश्चिमी बोलते हैं। पश्चिम में है ना विदेश, जैसे पश्चिम दिशा में। पश्चिम देश किनको बोलते हैं? जो अंग्रेजों के देश हैं, बाहरी देश हैं। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं तो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के इस पास वह बहुत कुछ नहीं होता तो साहस कर रहा था। अगर भारत के पास बहुत कुछ होता तो जीवन तो टिकाऊ रहा है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? अगले पेज पे आगे बच्चों। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिस समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। तो बच्चों क्या कहा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो एक शहर का नाम था जो बहुत आधुनिक था। वहाँ की गलियां पक्की थी, चौराहे थे, गलियों में चौराहे बने हुए थे, मतलब सभी गलियां एक दूसरे को काटती थी। वहाँ पे पक्की नालियां थी, सीवरेज थे, और वहाँ पे बाथरूम और कमरे पक्के बने हुए थे। तो प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो 5000 साल पहले एक गांव था जो बहुत आधुनिक और विकसित था। जिस तरह से हमारा आजकल दिल्ली है, उस समय वो दिल्ली के समान ही विकसित और प्रगतिशील एक शहर था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5000 वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास, उसके विशाल साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे, अपनी यात्राओं के दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। मिथकों क्या होता है? जो पुरानी मतलब बातें हैं, जो पुरानी दंत कथाएं हैं, मतलब जो वहाँ उस समय यहाँ के लोगों में बातें फैली हुई थी, जो कहानियां बनी हुई थी,
उनको कहते हैं दंत कथाएं, और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियां और कबीले, काफिले और फौजें आती रही। तो क्या है बच्चों, हमारा इंडिया और हिंदुस्तान नाम किस पे पड़ा? इंडस और सिंधु पे। तो इंडस से इंडिया बना था और सिंधु से हिंदू बना था। हिंदुस्तान, सिंधुस्तान था वो, तो उससे बना था सिंधुस्तान से हिंदुस्तान, और इंडस से इंडिया। इन्हीं के नाम पर हमारे देश के नाम पड़े थे। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में बड़ी गहरी दरारों के बीच में बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है, और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक के संबंध में न जाने कितनी शैक्षणिक पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। इन सबसे बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसके इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। तो क्या कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? मैंने पुराने स्मारकों, जो पुराने स्मारक बने हुए थे, जो उनके अवशेष बचे हुए थे। भग्नावशेष क्या होता है? जो पुराने समय में मंदिर थे, मस्जिद थी, जो भी थे, और वो अब टूट चुके हैं, उनके अवशेष बचे हुए हैं। पुरानी मूर्तियां हैं, भित्ति चित्र हैं। भित्ति क्या होता है बच्चों? दीवारों पे बने हुए चित्र हैं को देखा है। अजंता, अलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं को भी देखा है। अन्य स्थानों को देखा है। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा है, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। वो क्या कह रहे हैं? मैंने आगरा और दिल्ली की बहुत खूबसूरत इमारतों को देखा है, जहाँ के प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहे हैं। मतलब जो हमारे अतीत, जो हमारा बीता हुआ समय, जो हमारा पहले का समय था, उसकी कहानी को बता रहे हैं। जो मस्जिद हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, किले हैं पुराने, वो सब क्या बता रहे हैं? हमारे देश की कहानी बता रहे हैं, पुराने समय में हमारा देश कैसा था। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से पहले उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं वो? कि मैं अपने शहर इलाहाबाद, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शहर कौन सा था? कौन से शहर से थे वो? इलाहाबाद से थे। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कुंभ का मेला लगता है, उसमें हजारों लोग हर साल इकट्ठा होते हैं, और वो अब से नहीं, बहुत पुराने समय से इकट्ठा हो रहे हैं। हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत में सभी कोनों से आते रहे हैं, कि हजारों सालों से यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए लोग आते हैं, और वो परंपरा आज भी चल रही है। तो कहने का भाव ये है कि बच्चों, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि आज भी लोग उन्हीं मान्यताओं को, उन्हीं पुरानी परंपराओं को मान रहे हैं, और उन्हीं के अनुसार अब भी चल रहे हैं, जो हजारों साल पहले हमारे देश में थी। तो प्यारे बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ
और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष पहले उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत की सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे गए इन पर्वों के वर्णनों की कहानी याद आ जाती है। गो कि उस समय भी ये मेरे पुराने पढ़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। तो वो कह रहे हैं कि उस समय भी ये ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत सालों से पहले से ही चले हुए हैं और पुराने लग रहे थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल, अगले पेज पे आगे बच्चों, आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। कि ये कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हजारों सालों से गंगा नदी की जो मान्यता है वो आज भी है, और ये पता नहीं क्या कौन सी शक्ति है जिससे कि सभी लोग आज भी गंगा नदी की ओर खींचे चले आते हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भर रहे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान के संबंध में चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा हो जाता। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे, अशोक का जो लौह स्तंभ है, पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। तो क्या कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि मैंने महात्मा बुद्ध को महसूस किया है हमारी संस्कृति में, हमारी रीति रिवाजों में। मैंने सम्राट अशोक को देखा है और अकबर को फतेहपुर सीकरी में लोगों से बातचीत करते हुए देखा है। इन सब को मैंने महसूस किया है। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। वो कह रहे हैं कि मुझे सब महसूस हो रहा है कि हमारे देश में कभी हमारा देश पराजय हुआ है, हारा है, और कभी जीता है। वो सब कहानियाँ मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी, जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस अध्याय का ये एक पार्ट करेंगे। इस अध्याय को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा अध्याय है। मुझे आशा आपने इस अध्याय को ध्यान से सुना है और आपने जो इसकी मुख्य बातें हैं उनको पेंसिल के साथ अंडरलाइन भी किया है, और जिसके अंदर जो कठिन शब्द आते हैं बच्चों, आप उन्हें अपनी रफ नोटबुक में बार बार लिख के देखेंगे और अपनी पुस्तक में उसे अंडरलाइन करेंगे, और जो इसकी मुख्य बातें हैं उसे आप सब याद भी करेंगे, और जो इसके मुख्य प्रश्न उत्तर हैं उसे भी आप याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।